वेलकम टू स्टेप अप आईएएस 26 मई के डिस्कशन में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आइए आज का डिस्कशन देखते हैं किन किन पॉइंट पर आधारित है। आपको बता दें, इंडिया चाइना के बारे में हमने कल डिस्कशन तो किया था, लेकिन आज का जो आर्टिकल है वो बहुत ही डिफरेंट एंगल से लिखा गया है। क्या चाल है चाइना की जिसमें वो कामयाब होना चाहता है, खास करके भारत की टेरिटरी पर कब्जा कैसे जमाना है और उसको और कैसे आगे बढ़ाना है, इसके बारे में हम बात करेंगे, जिसमें कि चाइना बहुत हद तक सफल हो चुका है। आज जो स्थिति पैदा हुई है ये क्यों हुई और ये क्या पहले होनी चाहिए थी, इसके बारे में जानना बहुत ज़रूरी होगा। पास्तून से जुड़ा हुआ इशू है जिस पर हम बात करेंगे, और ये सी राजा मोहन का आर्टिकल है, बहुत इंपॉर्टेंट आर्टिकल होगा। इंडिया ऑब्जर्वेटरी किस चीज़ से संबंधित है, माइग्रेंट वर्कर के लिए क्या यूज़ किया जा रहा है इसके बारे में हम बात करने वाले हैं। स्मार्ट सिटी मिशन पर एक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट आपको पता चलेगा आज, तो बने रहिएगा अंत तक। आज नंबर ऑफ आर्टिकल थोड़े ज़्यादा मिलेंगे। माइग्रेंट इशू, माइग्रेंट जो वर्कर है उनके इशू पर लिखा गया, लेकिन एक अलग एंगल है। माइग्रेंट कमीशन बनाया गया है, तो कहाँ पर बना है, क्या इसका पर्सपेक्टिव है, ये जानना ज़रूरी होगा। तो आपको पूरे आर्टिकल को ध्यान से सुनना है, और जब आप पूरे आर्टिकल को सुनेंगे तो बीच में आपको क्वेश्चन भी मिलेगा मेंस के लिए, आंसर राइटिंग के लिए। आई होप आप लोग लिखते होंगे, और ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी मिलेगा लास्ट में, और उसके बाद हम प्रीवियस डे के क्वेश्चन का आंसर भी देखते हैं। तो जो लोग पहली बार इस वीडियो को सुन रहे हैं, अगर आपने अभी तक इस चैनल को नहीं जाना है तो हमारे प्रीवियस वीडियोस को भी आप देख सकते हैं। पहले तो इसको सब्सक्राइब कर लीजिएगा, खास करके वहाँ पे एक बेल बना हुआ होता है सब्सक्राइब करते वक्त, प्लीज़ आप लोग उसको प्रेस जरूर कीजिए, इससे नोटिफिकेशन आप तक पहुँचेगा, ठीक है। और जान लीजिए कि आज पूरे डिस्कशन में आपको क्या क्या पता चलेगा। देखिए, इंडिया ऑब्जर्वेटरी का जब नाम आ रहा है तो हमें लग रहा है कि ये साइंस टेक से जुड़ा हुआ कोई टॉपिक होगा, और ये क्या है तो लगेगा स्पेस ओरिएंटेड कोई चीज़ है। अब उससे संबंधित हम देखेंगे एग्जैक्टली ये क्या है। कोस्ट जो नाम है वो तो लग रहा है कि कोस्टल रीजन में इसका कोई काम होता होगा, एग्जैक्टली क्या है जानने के लिए हमें आर्टिकल में जाना पड़ेगा। फाउंडेशन ऑफ इकोलॉजिकल सिक्योरिटी क्या काम करती है, अभी इसका क्या उत्तरदायित्व है, और अभी ये क्या काम कर रही है एग्जैक्टली। एनडीएमए के बारे में आप जानते हैं, बट हम रिवीजन थोड़ा सा और कर लेंगे। क्या आपको मालूम है कि भारत में फर्स्ट ग्रीनफील्ड इंडस्ट्रियल स्मार्ट सिटी कौन बन गया है? अगर नहीं मालूम है तो कोई बात नहीं, आर्टिकल में आपको मिल जाएगा। बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट है ये आगे आने वाले प्रीलिम्स के लिए। एक मूवमेंट है, नाम है तहफ़ुज़, किससे संबंधित है? बहुत इंपॉर्टेंट मूवमेंट है, और सी राजा मोहन का आर्टिकल भी इस पर लिखा गया है। आर्टिकल 19 काफ़ी ज़्यादा न्यूज़ में है, खास करके 1D क्या है इसकी हम बात करने वाले हैं। माइग्रेंट कमीशन कौन से राज्य का है ये आपको जानना होगा, और ये नहीं पता होगा तो क्वेश्चंस गलत हो सकते हैं। तो आर्टिकल में इस पर हम बहुत डिटेल में डिस्कशन करने वाले हैं। CPEC अक्सर न्यूज़ में होता है, रेलेवेंस हमें पता होना चाहिए, तो आर्टिकल के दौरान इसका भी जिक्र आएगा। पोंगोंग शो, ये लेक के बारे में हम कल डिस्कशन कर चुके हैं। जिन्होंने कल का वीडियो नहीं देखा है वो कल का वीडियो ज़रूर एक बार देखेंगे। आज हमें जो एक्स्ट्रा फैक्ट मिलने वाले हैं इससे जुड़े हुए, उस पर हम बात करेंगे। दीपसांग वैली बहुत न्यूज़ में है, अभी चल रहा है। दौलत बेग ओल्डे, ये जो है ये वर्ल्ड का हाईएस्ट लैंडिंग स्ट्रिप है लद्दाख में। क्या स्ट्रेटेजिक वैल्यू है इसकी, ये हम आर्टिकल के दौरान पता करने की कोशिश करेंगे। तो इन शॉर्ट आपको ये सारे फैक्ट पता चलेंगे आज पूरे डिस्कशन में। हाँ, पेशेंस चाहिए होगा, क्योंकि पूरे डिस्कशन में अंत तक बने रहने के लिए हमें अपने आप को, अपने दिल को समझाना पड़ता है कि कोई बात नहीं, जब हम यहाँ पे टाइम दे रहे हैं तो उसका ज़रूर कोई ना कोई हमें पॉजिटिव रिजल्ट आगे मिलेगा, ठीक है। ये देख लीजिए कोई कौन कौन सा आर्टिकल है, आप टिक कर सकते हैं। लद्दाख वार्निंग, अगला आर्टिकल है अगेंस्ट वर्कर्स, और तीसरा आर्टिकल है पास्तून क्वेश्चंस, देन थिंक स्मार्टर जो स्मार्ट सिटी मिशन पर है, एंड देन एक्सप्लेन्ड का बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक, एक मैप ट्रैकिंग बनाया गया है, वो कैसे ट्रैक कर रहा है, क्या है, इसके बारे में डिस्कशन हो जाएगा। ये देखिए क्वेश्चन आज 6 दिए गए हैं, एक दो नहीं बल्कि 6 क्वेश्चन हैं मेंस के लिए, बहुत अच्छे अच्छे टॉपिक पर। आईआर पर देखिए 2 से 3 क्वेश्चन आईआर पर दिए गए हैं आपको। पहला क्वेश्चन ये दोनों आईआर पर है, तीसरा क्वेश्चन, लास्ट क्वेश्चन भी आईआर पर है। इवन आप देखें तो ये जो क्वेश्चन है ये वाला भी आईआर पर ही बेस्ड है। तो अच्छे अच्छे क्वेश्चन आपको मिल रहे हैं। यहाँ पे पहला क्वेश्चन देखिए कितना इंपॉर्टेंट है कि डिस्कस द स्ट्रेटेजिक सिग्निफिकेंस ऑफ लद्दाख फॉर इंडिया एंड व्हाट आर द डिफरेंट कॉज ऑफ इंक्रीजिंग इंकर्जन रिसेंटली बाय चाइनीज फोर्सेस। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है इस सवाल का, अगर हमें अच्छा आंसर लिखना है तो थोड़ा इसके बारे में सोचना है। आर्टिकल से आज जो फैक्ट्स मिलेंगे, कल जो फैक्ट्स मिले थे, सबको जोड़ करके अपना एक पर्सपेक्टिव बना के आंसर को एक्सप्लेन करना है, ठीक है।
ये देखिए हिंदी मीडियम के छात्रों के लिए भी सवाल दिए जाते हैं। देखिए बहुत मेहनत लगती है दोस्तों, आप लोगों को मैं खुल के बताना चाहती हूँ कि बहुत मेहनत लगती है। ये सारे क्वेश्चंस फॉर्म किए जाते हैं, ठीक है, और ये आपके लिए फॉर्म किए जाते हैं। अगर आप इसका फ़ायदा नहीं उठाएंगे तो हमारा कोई फ़ायदा नहीं है इतनी मेहनत करने का, ठीक है। तो आप लोग प्लीज़ लिखें इन आंसर्स को। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आज का टॉपिक देख लीजिए, लद्दाख यूटी पर क्वेश्चन है। उसके बाद इंडिया ऑब्जर्वेटरी पर क्वेश्चन दिया गया है। कोविड-19 से जुड़ा हुआ स्मार्ट सिटी मिशन को जोड़ते हुए क्वेश्चन फॉर्म किया गया है। एंड देन माइग्रेशन कमीशन कहाँ पर बना है इसकी हम बात करेंगे आगे। डूरंड लाइन नाम तो सुना होगा, ये आंसर ज़रूर कीजिएगा आप लोग, 5वां जो क्वेश्चन है इसका आंसर। कुछ लोग कमेंट करते हैं आंसर, बहुत अच्छा लगता है देख करके, लेकिन बहुत दुख भी होता है कि मतलब 50 लोग भी आंसर नहीं कर पाते। वाई वी आर वर्किंग हार्ड हेयर फ्रेंड्स, वाई वी आर मेकिंग 5 क्वेश्चन एवरी डे। जब क्वेश्चन नहीं मिलता है तो आप लोग बोलते हो आप लोग ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन दीजिए, प्लीज ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन दीजिए। व्हेन वी आर फॉर्मिंग द क्वेश्चंस यू आर नॉट रिप्लाइंग। मतलब आपके पास ये 5 मिनट भी नहीं है कि आप क्वेश्चंस का आंसर कर पाएँ कमेंट बॉक्स में। तो बहुत दुख होता है कि 50 लोग भी आंसर नहीं करते हैं। तो प्लीज़ जिनके दिल में ये बात लगी हो वो आंसर ज़रूर किया कीजिए, ठीक है। अब कोटेशन देख लेते हैं। जैसा कि मैंने प्रॉमिस किया है तो ऑब्वियसली मैं अपने सारे प्रॉमिस को यहाँ पर फुलफिल करने की कोशिश कर रही हूँ। रेस्ट इज़ अप टू यू कि आप मेरा कितना साथ देते हैं। कोटेशन है आज का, द ओनली गुड इज़ नॉलेज एंड द ओनली एविल इज़ इग्नोरेंस। इसको बहुत ही डीप में आप जाके सोचेंगे तो आपको समझ में आएगा कि इग्नोरेंस जो है, इग्नोरेंस किसी भी चीज़ के लिए, अगर हम अपने लिए इग्नोरेंस रखते हैं या हम किसी टॉपिक के ऊपर इग्नोरेंस रखते हैं तो ये सब कितना बड़ा एविल हो सकता है। इसको फील करना है, अपने आंसर में, अपने ऐसे में ले जाके इसको फिट बैठाना है टॉपिक के ऊपर। आइए शुरू करें। पहला आर्टिकल, ऑनलाइन अ मैप ट्रैकिंग माइग्रेंट रियल टाइम। इसमें हम बात करने जा रहे हैं सोशल जस्टिस से, आप इसको एसोसिएट कर दीजिए। जो ट्रैकिंग सिस्टम है पूरा, ये कैसे काम कर रहा है। रोल ऑफ एनजीओ वाला जो टॉपिक है वहाँ से आप इसको एसोसिएट कर सकते हैं। पहले समझिए कि कोस्ट क्या है। अभी हमने टॉपिक में देखा था ना कोस्ट के बारे में, व्हाट इज़ कोस्ट इंडिया। ये एक प्लेटफॉर्म है, ठीक है। किस तरीके का प्लेटफॉर्म है, इसको अभी बनाया गया है। पहले तो इसको बाकी चीज़ों को जो हमारे पास रिजर्व्स होते हैं उनको चेक करने के लिए बनाया गया था, लेकिन अभी इसका जो मोटिव है उसको बदल दिया गया है। और माइग्रेंट लोग जो मूव कर रहे हैं, एक जगह से दूसरी जगह पर जा रहे हैं, लंबी लंबी जर्नी कर रहे हैं, उसके दौरान उनको जो फैसिलिटीज़ चाहिए, उनको जो रिलीफ चाहिए, वो प्रोवाइड कराया जा रहा है इस प्लेटफॉर्म के माध्यम से। यहाँ पर एक कोलैबोरेशन है, ध्यान दीजिएगा, कोलैबोरेशन है आनंद बेस्ड फॉरेस्ट या फाउंडेशन इकोलॉजिकल सिक्योरिटी का, जो कि एक मेन नोडल एजेंसी की तरह काम कर रही है। इनके 55 ऑर्गेनाइजेशन हैं जो ऑल ओवर विलेजेस वगैरह में काम करते हैं, ठीक है। और इनके जो 4 की रोल हैं, इनका जो मेन आप कह सकते हैं एम्बिशन है वो क्या है, वो ध्यान रखिएगा। पहला तो एलिमेंट है कि लोकेशन ऑफ माइग्रेंट्स, जितने माइग्रेंट्स मूव कर रहे हैं या वल्नरेबल पीपल हैं इस दौरान कोविड-19 की क्राइसिस के दौरान, उनको लोकेट करना। दूसरा है लोकेशन ऑफ की इंफ्रास्ट्रक्चर ऑन द वे विच कैन डबल अप एंड द रेस्ट सेंटर। तो उन जो इंफ्रास्ट्रक्चर उनको चाहिए, जो अवेलेबिलिटी होनी चाहिए, उसको देना, उसको लोकेट करना इसका काम है। एंड क्वारंटाइन स्पेस, अगर ऐसी स्थिति बनती है कि पेशेंट्स ज़्यादा हो रहे हैं तो उनको क्वारंटाइन करने के प्रॉपर स्पेस है या नहीं है उसका पता लगाना। रिहैबिलिटेशन प्रोवाइडिंग एनजीओ एंड सिविल सोसाइटी ऑर्गेनाइजेशन। तो ये इनके 4 एलिमेंट्स हैं जिस पर कि ये लोग काम करते हैं। अब हम जानते हैं इंडिया ऑब्जर्वेटरी के बारे में। इंडिया ऑब्जर्वेटरी क्या है? द फाउंडेशन फॉर इकोलॉजिकल सिक्योरिटी, दैट इज FES, एन NGO। ये एक NGO है, जो फाउंडेशन फॉर इकोलॉजिकल सिक्योरिटी एक NGO है। और ये क्या काम करती है? बेसिकली जो नेचुरल रिसोर्सेज होते हैं ना, उनको कंजर्व करना, उसको चेक करना और उसके लिए प्रॉपर डिटेल्स इकट्ठा करना इसका काम है। इसके नाम से समझ में आ रहा है ना, फाउंडेशन फॉर इकोलॉजिकल सिक्योरिटी। जितने भी इकोलॉजिकल रिसोर्सेज हैं उसको पता लगाना और किसी डाटा पर या प्लेटफॉर्म पर इस डाटा को देना, ये इसका काम होता है। और वो जो प्लेटफॉर्म है वो है इंडिया ऑब्जर्वेटरी। फाइन, तो ये आपको समझ में आ गया। नाउ द डाटा मेड अवेलेबल ऑन इंडिया ऑब्जर्वेटरी प्लेटफॉर्म हैज़ बीन pulled from the various sources and then data as far back as the 1960s। तो अभी तक जितना डाटा प्रीवियस लेवल से है उस सबको चेक करना, उसका पता लगाना और इस इंडिया ऑब्जर्वेटरी प्लेटफॉर्म पर ला करके अवेलेबल करना इसका उद्देश्य है।
अब इसको आप जोड़ दीजिए आज के क्राइसिस से, तो अभी ये लोग पूरा काम क्या कर रहे हैं, अभी तक इनका काम रिसोर्सेज को अवेल करने का था। देखिए इसको 2019 के दिसंबर में इस इंडिया ऑब्जर्वेटरी को सेटअप किया गया है, बहुत पुराना नहीं है, तो क्वेश्चन यहाँ से पूछा जा सकता है इंडिया ऑब्जर्वेटरी के बारे में। तो दिसंबर 2019 में इसको बनाया गया है। एंड FES फोकस्ड ऑन इकोलॉजिकल इशू अबाउट द फॉरेस्ट, वाटर बॉडीज, जिस चीज़ों को कंजर्व करना है एनवायरनमेंट के पर्सपेक्टिव से, और सैटेलाइट बेस्ड जो भी इंफॉर्मेशन होती है उसको लेते हैं और इसमें यहाँ पे रिस्टोर करते हैं। अब इसको आप जोड़ दीजिए कोरोना वायरस के इस पेंडेमिक से, कि वहाँ पर जो माइग्रेंट लेबरर्स घूम रहे हैं उनको ट्रैक करना, उनको सारी फैसिलिटीज़ प्रोवाइड करना इनका उद्देश्य है। तो आर्टिकल में बेसिकली यही लिखा गया है। ये एक ओपन सोर्स डाटाबेस प्रोवाइड करता है और इससे जितने भी गवर्नमेंट हैं उनको काफ़ी हेल्प मिल जाएगी। गवर्नमेंट है या कोई भी सिविल सोसाइटी है, अदर ऑर्गेनाइजेशंस हैं, वो यहाँ से डाटा गैदर करके इन लोगों को मदद कर सकते हैं। तो कोस्ट इंडिया के बारे में हमने डिटेल में देख लिया कि ये क्या है। इसके बाद जो NGO है वो कैसे काम करती है। 55 टोटल ऑर्गेनाइजेशंस हैं जो अलग अलग विलेजेस में हैं एंड दे आर वर्किंग वेरी गुड देयर। इनका कहना है कि इनके बहुत सारे पैरामीटर्स हैं, अराउंड 1800 पैरामीटर्स हैं, जिसपे कि टोटल नेचुरल हैबिटेट्स को चेक करते हैं, उनकी एबिलिटी को ट्रैक करते हैं और फिर उसको मैप्ड करते हैं, उसके बारे में डाटा स्टोर करते हैं। ये इनका पूरा काम है। और अभी इन्होंने पूरा सिस्टम अपना कोरोना वायरस के लिए डेडिकेट कर दिया है कि कैसे इस पेंडेमिक को रोकना है, इस क्राइसिस को रोकना है। इसके लिए बहुत अच्छा ये लोग काम कर रहे हैं। इकोलॉजिकल वेब बिकेम माइग्रेंट मैप। तो जो इकोलॉजिकल वेब था, ये ऑब्वियसली इसमें क्या काम हो रहा था, सारी इकोलॉजी को ट्रैक करने का काम इसमें चल रहा था। अब इसको क्या बना दिया गया है, एक माइग्रेंट मैप बना दिया गया है कि यहाँ पर जा करके आप किसी भी तरीके की इंफॉर्मेशन को गैदर कर सकते हैं रिलेटेड टू दोज माइग्रेंट वर्कर, दे आर मूविंग फ्रॉम वन स्टेट टू द अनदर। एंड उस दौरान, ट्रेवल के दौरान उनको जो जो समस्याएं आ रही हैं वो उसको यहाँ से पता कर लेते हैं, ठीक है। और जो उससे एसोसिएटेड ऑर्गेनाइजेशंस हैं, जैसे कि इसमें कई सारे NGO काम कर रहे हैं, अजीम प्रेमजी फाउंडेशन है, लैबटेक, IIT बेंगलुरु, ये सारे लोग इसमें काम कर रहे हैं। तो ये इस तरीके से इस मैप की मदद से वहाँ पर हेल्प पहुँचा सकते हैं। ये बहुत अच्छा काम हो गया। व्हाट इट कंटेन्स, 4 एलिमेंट्स की हमने बात करी शुरुआत में ही। सेम चीज़ को यहाँ पर बताया गया है कि क्या इसके 4 एलिमेंट्स हैं। माइग्रेंट को लोकेट करना, फिर देयर स्पेसिफिक नीड्स के बारे में पता लगाना, इंफ्रास्ट्रक्चर वगैरह जो क्वारंटाइन के लिए या फिर टेस्टिंग किट वगैरह, इन सभी के बारे में पता करना, लोकेशन पर रखना, ये सारा इनका मेन काम है, ठीक है। इंपॉर्टेंस ऑफ द ओपन सोर्स डाटा। तो ओपन सोर्स डाटा का क्या फ़ायदा होगा यहाँ पे, जाहिर तौर पर जिसको भी ज़रूरत है, इसमें कई सारे लोग काम कर रहे हैं, गवर्नमेंट काम कर रही है, सेंटर स्टेट दोनों गवर्नमेंट काम कर रही है, डिजास्टर रिलीफ वाले लोग काम कर रहे हैं, सिविल सोसाइटीज़ काम कर रही है। तो जिनको भी डाटा की ज़रूरत है वो उसको एफिशिएंटली यहाँ से यूज़ करके, और कोई प्रॉब्लम आती है, कोई डिजास्टर होता है तो उसको मिटिगेट किया जा सकता है बड़ी आसानी से। सिग्निफिकेंस ऑफ जियो स्पेशल डाटा, क्या सिग्निफिकेंस है इसका वो बताया है कंक्लूजन में। दैट एक पैनल है, उनका ये कहना है कि द मोस्ट डाटा हेल्ड बाय द नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी and the survey of India is usually treated as a strategic and not available to public at large। तो बेसिकली जो लार्ज लेवल पर डाटा है वो सबके लिए अवेलेबल नहीं होता है, ठीक है। लेकिन अभी जो ये अभी कोरोना वायरस का है, इसकी वजह से इस पर ओपन सोर्स डाटा किया गया और इसको दूसरे लोगों के लिए अवेलेबल करवाया गया है, और इसका बेस्ट यूज़ हो पाए इसके लिए ये फीचर्स को ऐड किया गया है। अगला आर्टिकल देखते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है आर्टिकल, द लद्दाख वार्निंग। एंड इसमें आप एसोसिएट कर दीजिए GS पेपर 2 IR से। बैकग्राउंड पहले एक बार देख लेते हैं कि किस किस एरिया में इनकर्जन हो रहा है। हमने कल इसको देखा था, एक बार फिर रिवीजन हो जाएगा। यहाँ पर ये पूरा हिस्सा है जहाँ ये लद्दाख वाला रीजन, अक्साई चीन, जिसपे इनकर्जन यानी कि चाइना इधर आने की कोशिश करता है इंडिया की तरफ। ये पूरा अरुणाचल प्रदेश का हिस्सा, इसको भी आप मान सकते हैं कि कुछ ना कुछ यहाँ पर विवाद चलते रहते हैं भारत और चाइना के बीच में। ये पूरा लोकेशन अगर आप इसको याद करना चाहें, क्योंकि मैंने कल भी आपको बताया था कि कुछ इंपॉर्टेंट फीचर यहाँ से पूछे जा सकते हैं एग्जाम में। दीपसांग वैली की बात कर लेते हैं। ये पूरा एक प्लेन एरिया है जो कि लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल LAC किसके किसके बीच में है, इंडिया चाइना के बीच में है, और वहीं पर ये पूरा प्लेन है। और बेसिकली ये जो लाइन ऑफ कंट्रोल है, एक्चुअल कंट्रोल है, ये लोग अलग करता है, मतलब एक हिस्सा जो उधर चाइना की तरफ है, एक हिस्सा इधर इंडिया की तरफ है, दोनों
एक दूसरी जगह पर पेट्रोलिंग अपना करते हैं। लेकिन जब ये एक दूसरे में आने की कोशिश करते हैं, चाइना की पेट्रोलिंग इधर इंडिया की तरफ होने लग जाती है, तो डिस्प्यूट बढ़ने लग जाते हैं। 1962 में चाइना ने बहुत इंक्रोच करने की कोशिश की और उसके अकॉर्डिंगली जो पूरा अक्साई चीन वाला रीजन है ये बहुत डिस्प्यूटेड तब से कर दिया गया है। और अभी 2013 में जो पूरा इशू उठा था वो इसी दीपसांग वैली के पास हुआ था। यहीं पर काफ़ी ज़्यादा डिबेट और बहुत ज़्यादा डिस्कशंस हुए थे, जिसको बाद में फिर डिप्लोमेटिक मैटर से या पॉलिटिकल इंटरफेरेंसेस को सुलझाया गया था। प्रेजेंट फेस ऑफ कहाँ पर है इसको भी ध्यान रखिएगा, ये लद्दाख वाला रीजन है और यहाँ पे पोंगोंग लेक है। पोंगोंग लेक जो है इसमें पूरा इसी जगह पर डिस्प्यूट चल रहा है। जो फिंगर हैं, टोटल 8 फिंगर हैं और इसमें जाहिर तौर पर पूरे सारे फिंगर्स भारत के कंट्रोल में नहीं हैं। प्रैक्टिकली यहाँ पे 4 जो फिंगर है वो चाइना के कंट्रोल में है और इसको लेकर के विवाद अक्सर होते रहते हैं। लेकिन इस बार का जो विवाद है वो बढ़ गया है। ये पूरा एरिया है इस लेक का, याद रखिएगा। नाकुला सिक्किम में है, वहाँ पर भी मई के शुरुआत में डिस्प्यूट हुआ था, तो ये वाला रीजन भी अभी न्यूज़ में आ गया है। मेन आर्टिकल पर जो आज का है, क्या स्ट्रेटजी यूज़ कर रहा है चाइना, इसकी हम बात करते हैं। बहुत ही अच्छा आर्टिकल ये लिखा गया है। देखिए, पेट्रोलिंग और अग्रेसिव पेट्रोलिंग ये सब चलता रहता है चाइना की तरफ से, ठीक है, और इधर से भी फिर उसको रोकने की कोशिश की जाती है। लुकिंग एट द इशू ओनली फ्रॉम द LAC एंगल वुड बी अ मिस्टेक। यहाँ पर आपको बहुत ध्यान से सोचना है। अगर किसी को ये लग रहा है कि मुद्दा सिर्फ LAC का है तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। अगर आप पिछले 1 साल से हिस्ट्री को देखें तो आर्टिकल 370 को जब से ख़त्म किया गया और 35A को, तब से चाइना का रुख इंडिया के लिए बहुत बदल गया है। चाइना मानने के लिए तैयार नहीं है। यहाँ की जो मैटर है वो इंटरनल मैटर हैं और भारत अपने इंटरनल मैटर में किसी का इंटरफेरेंस नहीं चाहता। इस बात को चाइना सुनने के लिए तैयार नहीं है। UNSC में चाइना का कई बार इस पूरे इशू को लेकर के जाना और इस पर डिस्कशन उठाना, ये अपने आप में बताता है कि चाइना का पूरा जो स्ट्रेटजी है, इसकी जो मंशा है, ये कुछ और ही है। चाइना स्ट्रेटेजिक रिस्पॉन्स एंड इंडियाज डिफरिंग परसेप्शन। ध्यान दीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है डिफरिंग परसेप्शन। क्या होता है ये? मेरे और आपके परसेप्शंस अलग अलग हो सकते हैं। जैसे यहाँ पे जब हम चाइना और इंडिया की बात करते हैं तो उसी टेरिटरी पर जब हम LAC की बात कर लेते हैं, मान लीजिए अब LAC में कई बार ये देखा गया कि, और अभी हम आगे देखेंगे, कुछ रिपोर्ट ने ये बताया भी कि चाइना इंडिया की तरफ आ रहा है और इस एरिया को कैप्चर करने की कोशिश कर रहा है। अब यहाँ पे 2 अलग अलग परसेप्शन है। चाइना स्ट्रेटजिकली इस काम को कर रहा है, धीरे धीरे अलग अलग एंगल से कंस्ट्रक्शन करके, टैंक भेज करके, ये करके वो करके, और इंडिया की टेरिटरी में घुसता चला जा रहा है। दूसरी तरफ इंडिया का परसेप्शन, इंडिया को लगता है कि अरे नहीं गलती से हो गया है ना, ऐसे ही बाय चांस हो गया। तो हम देखेंगे कि ये जो इग्नोरेंस वाला सिस्टम है ना, वो कैसे इंडिया में पहले अपनाया गया 2013 में, ज़्यादा पीछे नहीं, इस पर हम आगे बात करने वाले हैं। तो ये जो परसेप्शन अलग अलग है ना, इस पर फोकस करने की ज़रूरत है। यहाँ पर चाइना एक अलग स्ट्रेटजी यूज़ कर रहा है। स्ट्रेटजी किस तरीके की? अगर हम थोड़ा इसमें पीछे जाएं तो पहला जो इनका स्ट्रेटजी था वो था कि लॉस ऑफ पार्शियल लैंड टू विलेजेस। पहले इन्होंने जो पार्शियल लैंड लद्दाख में था उस पर कब्जा जमाने की कोशिश की, ठीक है। तो वहाँ धीरे धीरे जहाँ पर इंडिया की तरफ से सारे 80,000 शिप, गोट्स, ये सारे उनका पास्चरिंग ग्रेजिंग लैंड था, वो चला गया धीरे धीरे, राइट, क्योंकि इस पर चाइना ने कब्जा करना शुरू कर दिया था। उसके बाद आगे बढ़ते हैं तो चिपचाप एक लोकेशन है वहीं पर लद्दाख में ही, इस पर चाइना की निगाह पड़ी और चाइना ने धीरे धीरे इसको भी अपने कंट्रोल में करना शुरू कर दिया, ठीक है। दीपसांग स्टैंड ऑफ, दीपसांग आपको पता है 2013 में 21 दिन का पूरा ये स्टैंड ऑफ था। दोनों देशों की आर्मी आमने सामने खड़ी थी और इसमें भी फिर चाइना ने और अंदर आने की कोशिश की। लेकिन देखिए यहाँ पर एक रिपोर्ट पब्लिश किया गया था 2013 में, श्याम सरन रिपोर्ट। इन्होंने ये क्लियर कर दिया कि चाइना ने 640 स्क्वायर किलोमीटर एरिया को कैप्चर कर लिया है। ध्यान दीजिएगा, ये रिपोर्ट आई लेकिन गवर्नमेंट ने डिनायल कर दिया। 2013 में दादन गवर्नमेंट ने कहा कि नहीं ऐसा कुछ नहीं है, ये रिपोर्ट सही नहीं है, और वहाँ पर इस बात को इग्नोर कर दिया कि हाँ चाइना जो है वो इनक्रोच या आगे हमारी टेरिटरी में नहीं आया है इस स्टैंड ऑफ के बाद। इसके बाद
ये जो एक्सपेक्टेशन था, इसको हमारी इंडिया की आर्मी ने भी इसको फिर मना कर दिया कि नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है, ये जो न्यूज़ है वो सही नहीं है। तो ये अभी तक आप देखिए चलता आ रहा है, स्टैंड ऑफ और ये फेस ऑफ चलते रहे हैं दोनों देशों के बीच में। अब आगे बढ़ते हैं। पहला वाला आपको समझ में आ गया कैसे जो पास्चर लैंड था उसको कैप्चर किया, दीपसांग वाला वहाँ पे कैप्चर किया। सीरीज ऐप क्लिफ स्पूर्स ये भी उसी रीजन में एक हिस्सा है, और पैंगोंग शो जहाँ पर अभी प्रेजेंट में फेस ऑफ चल रहा है। तो मई में इन दोनों जगह पर फेस ऑफ हुआ और दोनों देशों के आर्मी के बीच में झड़प हुई है इसी दोनों प्लेस पर। ठीक है, अगर आप मैप में इसको ध्यान से देख लीजिएगा कि वहाँ पर कहाँ पे एग्जैक्टली हमने शुरुआत में मैप को देख लिया है। तो चाइना बेसिकली ये चाहता है कि इस पूरे रीजन को वो कैप्चर कर ले। और जो पोंगोंग शो है यहाँ पर क्या है, ये जो फिंगर हैं, तो 8 फिंगर है टोटल। चाइना चाहता है कि इसमें 8 के 8 पर वो धीरे धीरे अपना कब्जा जमा ले और पूरा का पूरा लेक वो उसके कंट्रोल में चला आए। अभी हम देखेंगे कि आगे कंक्लूजन में ये बताएंगे कि एक्चुअली में चाइना चाहता क्या है। इंट्रूजन आर पार्ट ऑफ चाइनाज नेवर एंडिंग एफर्ट। ऐसा नहीं कि पहली बार चाइना इंट्रूज कर रहा है और अंदर घुसने की कोशिश कर रहा है, ये इसका ना खत्म होने वाला एफर्ट है जो 1960 से चला आता रहा है। ठीक है, आप चाहे अरुणाचल प्रदेश के रीजन में बात कर लें, सिक्किम के डोकलाम के हिस्से में बात कर लें, लद्दाख के हिस्से में बात कर लें, ये 3 ऐसे एरिया, वही फिर हम जाएंगे मैकमोहन लाइन पर, जिसको कि आज तक इसने मानने की कोशिश नहीं की। और दूसरी तरफ इंडिया में कैसे कैप्चर करना है, कैसे टेरिटरी को हथियाना है, ये एक स्ट्रेटजिकली अभी तक काम करता चला आया है। ठीक है, अब देखिए जो रियलिटी है और जो क्लेम है वो किस तरीके से है। चाइना के क्लेम दिन ब दिन बढ़ते जा रहे हैं। इंडिया क्या क्लेम करता है, LAC क्लेम करता है लाइन इज एट फिंगर 8। जो फिंगर है उस लेक में 8 के 8 इंडिया के कंट्रोल में है, ये क्लेम इंडिया का है। LAC पूरा, मतलब अगर हम देखें तो पूरा LAC के बाद इधर का पूरा हिस्सा जो है वो वेस्टर्न साइड का, वो पूरा इंडिया के कंट्रोल में है इस वक्त। बट एक्चुअल पोजीशन इज ओनली अप टू द फिंगर 4। एक्चुअल पोजीशन क्या है कि सिर्फ 4 तक ही इंडिया पेट्रोलिंग कर रहा है, उसके आगे पेट्रोलिंग नहीं कर रहा है। वहीं दूसरी तरफ जो पीपल्स लिबरेशन आर्मी है चाइना की, उसने रोड बना दिया है वहाँ पर 4.5 किलोमीटर का, ताकि वहाँ तक पेट्रोलिंग इंडियन ट्रूप्स ना कर पाए। तो चाइना अलग अलग तरीके से, मैंने अब शुरुआत में ही कहा था कि रोड बना करके, अलग कंस्ट्रक्शन वर्क करके यहाँ पर कब्जा जमाने की कोशिश कर रहा है, और ये स्ट्रेटजी का पार्ट है। आप इस बात को माने या आप इस बात को ना माने, तो अल्टीमेटली यही फोकस किया जा रहा है, यही बताया जा रहा है कि इंडिया को इस चीज़ को समझने की ज़रूरत है कि कैसे स्ट्रेटजी काम कर रही है चाइना की। 3 प्रॉन स्ट्रेटजी की हम बात करें तो चाइना एक क्या चाहता है कि नॉर्थ रीजन में जो सिरीजैप का हिस्सा है वो चाइना के कंट्रोल में चला जाए, जो चुलचुल है साउथ में वो चाइना के कंट्रोल में चला जाए, और जो पूरा लेक है, वाटर लेक है मिडिल में, वो कंट्रोल में चला जाए। ठीक है, आई गेटिंग माई पॉइंट। और इन शॉर्ट अगर आप बहुत ही ध्यान से इसको पूरा पढ़ेंगे तो आपको समझ में आएगा कि वो ये चाहता है कि इंडिया जो अपना पूरा क्लेम करता है, देखिए ये सारा मुद्दा उठा कहाँ से, मुद्दा उठा है जब से नया मैप पब्लिश किया इंडिया ने रिकॉग्निशन एक्ट के बाद जम्मू कश्मीर के, तब से ये पूरा मुद्दा आया है। और मैप में ऑब्वियसली इंडिया ने अपना पूरा मैप शो किया है। ठीक है, अब यहाँ पर चाइना ये चाहता है कि इधर वाला जो हिस्सा है इसको इंडिया भूल जाए, इधर यहाँ पे सियाचिन वाला रीजन है इसको इंडिया भूल जाए, और यहाँ पे ये जो रिवर आती है श्योक, जो कि इंडस की राइट बैंक ट्रिब्यूटरी है, आपको याद होगा अगर ये इंडस है इस तरीके से राइट बैंक ट्रिब्यूटरी है श्योक, इसको वो पूरा अपना हिस्सा मान ले। राइट, तो इस तरीके का मैप चाइना हमें बताने की कोशिश कर रहा है, और उसके लिए अलग अलग स्ट्रेटजी यूज़ कर रहा है कि कैसे वो इस पूरे रीजन पर अपना कब्जा जमा सके। ठीक है, आगे और कई आर्टिकल हैं, थोड़ा हम कोचिंग के बारे में जान लेते हैं। पर्सनल गाइडेंस का कोर्स यहाँ पर है और क्लासरूम प्रोग्राम है। अभी नए बैच के लिए जानकारी आपको फ़ोन नंबर पर मिल जाएगी 8750069419। कोई जो फुल कोर्स लेना चाहते हैं, ऑनलाइन लेना चाहते हैं या ऑफलाइन, आप अप्रोच कर सकते हैं। गाइडेंस प्रोग्राम भी दोनों फीचर में अवेलेबल है, ऑनलाइन भी है और ऑफलाइन भी है, हिंदी मीडियम में भी है और इंग्लिश मीडियम में भी है। तो अगर आपको कोई परेशानी हो रही है आंसर राइटिंग में या ओवरऑल प्रिपरेशन को शुरू करने में, तब भी आप अप्रोच कर सकते हैं, बहुत अच्छे से आपको गाइड किया जाता है। आइए अगले आर्टिकल पर चले, अगेंस्ट वर्कर्स, और इसके बाद हम सी राजा मोहन का आर्टिकल देखेंगे। तो पहले ये वाला आर्टिकल एक बार देख लेते हैं। देखिए, माइग्रेंट कमीशन बनाया गया है कहाँ पर,
उत्तर प्रदेश में, ठीक है। उत्तर प्रदेश की सरकार नो डाउट बहुत सारे काम कर रही है और अच्छे अच्छे काम कर रही है माइग्रेंट लेबरर्स के लिए, और अल्टीमेटली उन्होंने एक माइग्रेशन कमीशन बना दिया ताकि ये जितने भी लोग बाहर से आ रहे हैं उनकी सुरक्षा का ख्याल रखा जाए, उनको गारंटीड सोशल सिक्योरिटी प्रोवाइड की जाए। ये सारा काम इस कमीशन का होगा। ये इन माइग्रेंट वर्कर को कैसे जॉब प्रोवाइड करेगी, कैसे स्किल डेवलप करेगी, ये सब काम इसी कमीशन को दे दिया गया है। तो इन शॉर्ट आपको समझना है कि अब माइग्रेंट वर्कर जब अपने घर पहुंचेंगे यूपी में तो उनको दिक्कत नहीं आएगी, ये इसकी तैयारी वहाँ की गवर्नमेंट कर रही है। तो ये तो अच्छी बात है, लेकिन इसके पीछे एक जो दूसरा एंगल है वो क्या है, ये प्रॉब्लमेटिक कैसे है। प्रॉब्लमेटिक इस तरीके से कि उन्होंने बाद में एक और बात को जोड़ दिया है। उन्होंने ये कहा कि विदाउट आर परमिशन आर पीपल कैन नॉट बी टेकन बाय अदर स्टेट। समझ में आ रहा है? इसका मतलब ये हुआ कि अब यूपी गवर्नमेंट के बिना ऑर्डर के या फिर इस कमीशन के बिना ऑर्डर के आप यूपी से बाहर काम करने के लिए नहीं जा सकते हैं, या फिर कोई और राज्य आपको यूपी से नहीं बुला सकता। तो सीधे तौर पर आपका आर्टिकल 19(1)(d) यहाँ पर वायलेट होता है। फंडामेंटल राइट जो कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन ने आपको प्रोवाइड किया है, गारंटीड प्रोवाइड किया है, दैट राइट टू मूव फ्रीली थ्रू आउट द कंट्री। आपके पास राइट है कि आप पूरे देश में कहीं भी फ्रीली जा सकते हैं, ये अब कहीं ना कहीं आपसे छीना जा सकता है और जा रहा है। ये प्रॉब्लमेटिक है जिसको यहाँ पर बताया गया है। अब देखिए पूरे भारत में भी चल क्या रहा है। अगर हम स्टेट गवर्नमेंट के लेवल पर जा करके देखें तो सेंट्रल गवर्नमेंट अपना अलग काम कर रही है। यूपी के नो डाउट बहुत सारे माइग्रेंट वर्कर बाहर रहते हैं। यूपी, बिहार, झारखंड, ये 3 ऐसे राज्य हैं जहाँ के ज़्यादातर लोग बाहर कर्नाटक, केरला, महाराष्ट्र, पंजाब, इन सभी जगह पर काम करने के लिए जाते हैं। अब जब लोग लौट रहे हैं इस पेंडेमिक के बाद या इस दौरान में, तो 20 लाख माइग्रेंट्स जो हैं वो यूपी तक पहुँचे हैं पिछले 2 महीने में, ये डाटा बताता है, ठीक है। अब इसके लिए यूपी गवर्नमेंट अपने अपने अलग अलग स्टेप ले रही है। देखिए इससे पहले अब यूपी गवर्नमेंट और महाराष्ट्र गवर्नमेंट के बीच में बहुत तनातनी इस समय में चल रही है। क्यों? एक तो पहले अलग अलग पॉलिटिकल सिस्टम है, वहाँ पर बीजेपी गवर्नमेंट है, इधर कांग्रेस गवर्नमेंट है, अपने आपस में बातचीत बन नहीं पा रही। तो यूपी गवर्नमेंट का कहना है महाराष्ट्र को कि आप हमारे माइग्रेंट वर्कर को आप अच्छे से पहुँचाइए, उनको सोशल सिक्योरिटी प्रोवाइड कीजिए। महाराष्ट्र गवर्नमेंट इस चीज़ को करने में फेल हो रही है बार बार। तो इसको लेकर के इनके बीच में आपस में कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है। लेकिन क्या ये कॉन्फ्लिक्ट सिर्फ यूपी और महाराष्ट्र के बीच में है? तो ऐसा नहीं है, अलग अलग गवर्नमेंट भी है जो एक दूसरे पर काफ़ी क्लेम कर रही है। इसमें यूपी भी पीछे नहीं है। अगर आप यूपी गवर्नमेंट की ही बात करते हैं तो कुछ दिनों पहले इन्होंने भी ऐसे टफ रूल्स बना दिए थे। जो माइग्रेंट वर्कर, जो लेबर लोग ऐसे डायरेक्ट पैदल आ रहे हैं उनको घुसने नहीं दिया जा रहा था, जो साइकिल से आ रहे हैं उनको घुसने नहीं दिया जा रहा था, जो सिर्फ श्रमिक ट्रेन से आएंगे उनको ही आने दिया जा रहा था। वहीं दूसरी तरफ छत्तीसगढ़ और झारखंड वाला केस है। झारखंड ने क्लेम किया है कि छत्तीसगढ़ से जो लोग कोरोना पॉजिटिव हो रहे हैं टेस्ट में उनको भी भेज दिया जा रहा है झारखंड में। फिर बिहार में अलग कहानी चल रही है कि जो श्रमिक स्पेशल ट्रेन से ही माइग्रेंट को सिर्फ बुलाया जा रहा है, कोई और रास्ता नहीं निकाला जा रहा है। तो अलग अलग राज्यों की अलग अलग अभी कहानियाँ चल रही हैं। कर्नाटका ने भी, आपको याद होगा कि कहा कि अगर आपके स्टेट गवर्नमेंट आपको नहीं लेके जाएंगे तो हम माइग्रेंट ट्रेन को कैंसिल कर देंगे। तो ये सब अलग अलग राज्य में काम चल रहा है। इस बीच में ये जो अलग अलग लॉ बनाए जा रहे हैं ये कैसे मिसयूज आगे चल करके हो सकता है। इसके पहले यूपी गवर्नमेंट ने ही जो लेबर लॉ में रिफॉर्म किया, वहाँ पर 3 साल के लिए वहाँ पे जितने भी लेबर लॉ थे उसको अभी सस्पेंड कर दिया गया है। अगर हम सोशल सिक्योरिटी वाला हटा के देखें तो देखिए अभी का इंटेंशन तो ठीक है, लेकिन क्या गारंटी है कि इसका मिसयूज नहीं होगा। और इस तरीके के जब ये कमीशन ही बनाया जा रहा है तो कमीशन को बनाना तो बहुत अच्छी बात है, अपने वर्कर को प्रोटेक्शन प्रोवाइड करना बहुत अच्छी बात है, बेहतरीन कदम है। लेकिन वहाँ पे एक टैग लाइन जोड़ देना कि आप मुझसे बिना पूछे बाहर नहीं जा सकते, ये जाहिर तौर पर आपके फंडामेंटल राइट को वायलेट करता है और ये डेमोक्रेसी के खिलाफ है। तो ये इसी को यहाँ पे कहा जा रहा है कि जितने भी गवर्नमेंट हैं वो अभी कोऑपरेशन पर ज़्यादा ध्यान दें। राइट, यहाँ पर इस समय में आज एक कोऑपरेशन की ज़रूरत है और इस समय में कॉन्फ्लिक्ट की आवश्यकता नहीं है। ऑलरेडी आप देखिए इंडिया का अदर जगह से भी काफ़ी ज़्यादा, जैसे चाइना ही कहीं ना कहीं परेशान करने की कोशिश कर रहा है। इकोनॉमिक एंगल से देखें तो देश की हालत बहुत अच्छी नहीं है। ऐसे में ये स्टेट गवर्नमेंट का आपस में कंपटीशन, तो ये अच्छी बात नहीं कही जा सकती है। आइए अगला आर्टिकल देखें, पाश्तून के इशू पर जुड़ा हुआ है। जीएस पेपर 2 में इंडिया एंड इट्स नेबरहुड रिलेशन पे जाकर के एसोसिएट करेंगे। पहले हम बात करेंगे तहफ़्फ़ुज़ मूवमेंट की। ये मूवमेंट क्या है, कहाँ पर शुरू हुआ।
ये जो मूवमेंट है, तहफ़्फ़ुज़ का मतलब होता है प्रोटेक्शन, याद रखिएगा। एक प्रोटेक्शन मूवमेंट चलाया गया 2014 में। 2014 की बात है जब 8 स्टूडेंट गोमार यूनिवर्सिटी के हैं, उन्होंने इस मूवमेंट को इनिशिएट किया फॉर रिमूविंग द लैंड माइन फ्रॉम द वजीरिस्तान एंड अदर पार्ट ऑफ द फॉर्मर फेडरली एडमिनिस्ट्रेटेड ट्राइबल एरिया। इस ट्राइबल एरिया में जहाँ पर खास करके पाश्तून रहते थे, उस एरिया में एक लैंड माइन्स लगाए जा रहे थे, उसको रिमूव करने के लिए मूवमेंट चलाया गया था। प्रोटेक्शन मूवमेंट या तहफ़्फ़ुज़ मूवमेंट, आप इसको याद रखिएगा। तो क्वेश्चन बन सकता है इससे प्रीलिम्स में, इसलिए ध्यान में रखना है। आइए मेन आर्टिकल पर चलते हैं। इंडिया शुड फोकस ऑन लार्जर पाश्तून क्वेश्चन। देखिए, इंडिया के सामने अभी चैलेंजेस भी है और अपॉर्चुनिटी भी है। किस मामले में? अफ़गानिस्तान के मामले में। जब से ये पता चला है कि अमेरिका अफ़गानिस्तान से अपने ट्रूप्स को लेकर के जा रहा है और वहाँ पर तालिबान का डोमिनेंस बढ़ सकता है। दूसरे तरफ का एंगल ये बताता है कि अगर पाकिस्तान की नज़दीकी तालिबान से होती है और फिर उन दोनों का कॉम्बिनेशन अफ़गानिस्तान में बैठता है, तो इंडिया के लिए कतई अच्छा साबित नहीं होगा। इसी दौरान एक खबर आती है कि अमेरिका और तालिबान ने भी इस पर सहमति जताई है कि इंडिया के साथ बातचीत की जाए। अफ़गानिस्तान में कैसे पीस मेंटेन करना है, क्या करना है, इन सब चीज़ के लिए जो रणनीति बनेगी, इस पर इंडिया को वेलकम किया गया है। तो एक अच्छी बात है और इंडिया को अब इसको किस एंगल से लेने की ज़रूरत है। इंडियाज़ इंक्रीजिंग पर्सपेक्टिव फॉर इंगेजमेंट, कैसे अपने इंगेजमेंट को इंडिया यहाँ पर बढ़ा सकता है इन दोनों के साथ, और इंडिया का क्या रूल यहाँ पर आगे हो सकता है। दो व्यूज़ बनते हैं। एक व्यूज़ तो ये है कि तालिबान में ज़्यादा इंटरफेयर करने की ज़रूरत नहीं होनी चाहिए भारत को, लेकिन दूसरा एंगल ये बनता है कि अगर तालिबान वहाँ पर एक रूलर की तरह इमर्ज होता है फिर से और वहाँ पर पीस को मेंटेन करने के लिए आगे बढ़ता है, तो इसमें भारत को भी आगे बढ़ने में कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए। ठीक है, अल्टीमेटली गोल क्या होगा भारत का, इंडिया का इंटरेस्ट क्या है? सिंपल है कि अफ़गानिस्तान में वहाँ के लोगों के लिए फुल इंडिपेंडेंट सिचुएशन बनाया जाए, अफ़गानिस्तान को सॉवरन बनाया जाए, पीसफुल बनाया जाए। और ये 3 गोल इंडिया को अपने ध्यान में रख करके ही आगे किसी बात को शुरू करनी है। दैट इज़ पीसफुल, इंडिपेंडेंट, सोवरन अफ़गानिस्तान की आगे नींव रखी जाए। जब अमेरिका वहाँ से जाता है, तालिबान का इंटरफेरेंस बढ़ता है, डोमिनेंट लीडर की तरह आता है, तो इन 3 बात पर भारत को फोकस करना होगा। 2 बेसिक इश्यूज़ पहले हम डिस्कस करते हैं। इंटरेस्ट फॉर डिफरेंट सेक्शंस। अब देखिए, वहाँ पर कुछ माइनॉरिटीज़ रहते हैं। ठीक है, इसमें हम जब पाश्तून की बात करते हैं तो वो 42% है टोटल पॉपुलेशन के माइनॉरिटीज़ में, और उसके बाद अदर जो लोग हैं उसमें 27% ताजिक हैं, 9% हज़ारास हैं और उज़्बेक्स हैं। तो ये सारे लोग वहाँ पे रहते हैं। अब हम थोड़ा और पीछे जाते हैं। 80s के समय में वहाँ पे जो कम्युनिस्ट गवर्नमेंट थी, उनका क्या रवैया रहा था। 90s में जब यही तालिबान का रूल हुआ था, तो उन्होंने किस तरीके से बिहेव किया था, और जब ये पोस्ट तालिबान 2002 का एरा चला था, तब वहाँ पर किस तरीके से बिहेव किया गया था विद दैट माइनॉरिटीज़। बट हैज़ द तालिबान लर्न टू लिव इन पीस विद दिस माइनॉरिटीज़? जो माइनॉरिटीज़ में हैं वहाँ पर अफ़गानिस्तान में या पाकिस्तान अफ़गानिस्तान के बॉर्डर पर, खास करके पाश्तून, तो इनके साथ वो पीसफुल बिहेव करेंगे और इनके हक के लिए काम करेंगे। क्या ऐसा होगा आगे चल करके? क्योंकि 90s के समय में ऐसा नहीं देखा गया था। उस समय में ब्रूटली क्रश करने की कोशिश की गई थी माइनॉरिटीज़ को। क्या आज स्थिति बदल चुकी है? अब इसमें पाकिस्तान का इंटरवेंशन अफ़गानिस्तान में जाहिर तौर पर एक सोचने वाली बात है, और भारत को इस बात पर मजबूर करता है सोचने के लिए कि यहाँ पर अफ़गानिस्तान में खास करके पाकिस्तान का बहुत इंटरफेरेंस नहीं होना चाहिए। जब हम अफ़गानिस्तान की बात करते हैं तो वो एक पीसफुल, सॉवरन और इंडिपेंडेंट स्टेट आगे होना चाहिए, ना ही किसी आइडियोलॉजी से इन्फ्लुएंस्ड और ना ही किसी ऐसी कंट्री से इन्फ्लुएंस्ड होना चाहिए, तभी वो इंडिया के हक में होगा। पाश्तून की बात करें तो जितने अफ़गानिस्तान में रहते हैं 15 मिलियन, उससे कहीं ज़्यादा 35 मिलियन पाश्तून पाकिस्तान में रहते हैं। इससे पहले पाश्तून की डिमांड थी सेपरेट होने की। ये अपनी एक अलग आइडेंटिटी की मांग कर रहे थे, इनको एक अलग कंट्री बनाना था ऐसा, लेकिन अभी इनका जो ये डिमांड है वो बदल चुका है। इन्होंने अपने उस डिमांड के रूप को बदल लिया है। आज ये क्या चाहते हैं? देखिए, यहीं पर डूरंड लाइन का जिक्र किया गया है। आपको बता दें, डूरंड लाइन
अफगानिस्तान और पाकिस्तान के बीच में खिंची हुई रेखा है, ठीक है। तो अब यहीं पे ये पाश्तून रहते हैं और इनका अब डिमांड बदला है। इनका डिमांड है, इनको ह्यूमन राइट्स चाहिए, जो बेसिक ह्यूमन राइट्स हैं। मैंने बताया कि माइनॉरिटीज़ में हैं तो उनको अपने लिए अधिकार चाहिए। अगर आप उनको पूरी तरीके से अलग नहीं कर रहे तो आप उनको जो राइट्स हैं, जो बेसिक राइट्स हैं, वो प्रोवाइड करें, ये चाहते हैं। और इसमें कंक्लूजन में ये कहा गया है कि इंडिया को यहाँ पर एक अलग एंगल से, पर्सपेक्टिव से देखने की ज़रूरत है। तालिबान के साथ अगर बातचीत होती है, आगे इस पूरे मुद्दे पर डिस्कशन होता है, तो ओवरऑल अफगानिस्तान के लिए कैसे पीस मेंटेन किया जाए, कैसे उसको इंडिपेंडेंट रखा जाए, पाकिस्तान का डोमिनेंस ना हो, ये सब बातें बहुत ज़रूरी होंगी। अगला आर्टिकल है थिंक स्मार्टर। इसमें हम इसको एसोसिएट करेंगे जीएस पेपर 1 में, सोसाइटी से, वहीं पर अर्बनाइजेशन से भी आप इसको ऐड कर सकते हैं, सोशल जस्टिस से भी ऐड हो जाएगा। तो हम बात करेंगे पहले स्मार्ट सिटी मिशन की। आपको पता है स्मार्ट सिटी मिशन क्या है, इसका बेसिक फैक्ट क्या है? जान लीजिए कि सिटी को स्मार्ट बनाना है। सिटी स्मार्ट कब बनेगा? जब वहाँ पर बेसिक एमेनिटीज़ होंगी, स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग उस सिटी का बहुत अच्छा होगा, स्मार्ट सिटी वो तभी कहलाएगा। तो अर्बन डेवलपमेंट मिनिस्ट्री जो है वो इसके लिए रिस्पॉन्सिबल है, कैसे किसी भी सिटी को स्मार्ट बनाना है, क्या वहाँ पर रूल रेगुलेशंस और क्या स्कीम्स इम्प्लीमेंट करने हैं, ये किसकी जिम्मेदारी है? अर्बन मिनिस्ट्री ऑफ यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ अर्बन अफेयर्स की है, ठीक है। अब आप एक बेसिक फैक्ट जो अभी के अभी याद कर लीजिए, वो ये है कि औरंगाबाद इंडस्ट्रियल सिटी, औरिक इसका शॉर्ट फॉर्म याद रखिएगा, औरंगाबाद महाराष्ट्र वॉज इनॉग्रेटेड एज द फर्स्ट ग्रीनफील्ड इंडस्ट्रियल स्मार्ट सिटी ऑफ इंडिया। आपसे मैंने क्वेश्चन पूछा था ना शुरुआत में, उसका सही आंसर है औरंगाबाद महाराष्ट्र, याद रखिएगा, फर्स्ट ग्रीनफील्ड इंडस्ट्रियल स्मार्ट सिटी। अब आइए मेन आर्टिकल पर चलते हैं। देखिए इन्वेस्टमेंट की ज़रूरत कहाँ होती है? सबसे ज़्यादा जो अच्छे और मेच्योर स्टेट होते हैं वो अपने यहाँ पर हेल्थ पर और एजुकेशन पर खर्च करते हैं, क्योंकि जब किसी देश में हेल्थ अच्छा होता है, वहाँ के लोग एजुकेटेड होते हैं, तो बाकी सारी चीज़ें उस पर बहुत ज़्यादा निर्भर करती हैं। लेकिन इंडिया में शुरुआत से ही काफ़ी हिचकिचाहट रही है इस पर खर्च करने में। भारत में अगर आप देखेंगे ओवरऑल जीडीपी का, तो बहुत कम परसेंटेज एजुकेशन और हेल्थ पर किया जाता है खर्च, और हालांकि अब तो फिर भी बहुत बढ़ा दिया गया है। स्मार्ट सिटी मिशन के बाद और हेल्थ पर, दोनों पर अब थोड़े थोड़े खर्चे बढ़ाए जा रहे हैं। खास करके 2015 के बाद से, जब से ये स्कीम लाया गया है, तब से इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट करना, हेल्थ को बेहतर बनाना, ये सारे काम और ज़्यादा तेज़ी से बढ़ा दिए गए हैं। कंपैरिजन कर लेते हैं यूएस और इंडिया के बीच में। वहाँ पर यूएस में 2017 का ये डाटा है, टोटल एक्सपेंडिचर जो हेल्थ पर होता है, टोटल खर्चा, वो वहाँ की जीडीपी का 17.9% है। 17.9% जीडीपी का खर्च वहाँ किया जाता है किस चीज़ पर? हेल्थ पर, ठीक है। और विच द स्टेट कॉन्ट्रीब्यूटेड 8.5%। वहीं स्टेट का अगर हम देखेंगे तो वो 8.5% खर्च करते हैं अपनी जीडीपी का। भारत की बात करें तो यहाँ पर 30 म्यूनिसिपल जुरिडिक्शन में, विच अकाउंट 79% ऑफ द केसेस, 17 आर स्मार्ट सिटी। हम बात करते हैं कोरोना वायरस से जोड़ करके, 79% ऑफ द कोरोना वायरस केस कहाँ है? टोटल 30 म्यूनिसिपल जुरिडिक्शन में पड़ रहे हैं, इसमें कि 17 जो है वो स्मार्ट सिटी हैं। यानी स्मार्ट सिटी में तो आपका हेल्थ अच्छा होना चाहिए, फिर स्मार्ट सिटी में इतना ज़्यादा स्प्रेड कैसे हो रहा है कोरोना वायरस? इसका मतलब है वहाँ पे जो इंफ्रास्ट्रक्चर उसकी कमी है। और उसमें भी जो हॉटस्पॉट हैं जयपुर और सूरत, हैव नो हेल्थ प्रोजेक्ट्स ऑल अंडर द मिशन। कोई वहाँ पर हेल्थ प्रोजेक्ट अभी वहाँ पर नहीं चल रहा है। तो आप ध्यान से देखिए, थोड़ा सा क्रिटिसिज्म है कि जो स्मार्ट सिटी बना रहे हैं, जिसका बेसिस पॉइंट ही हेल्थ और एजुकेशन है, कैसे फेल होता नजर आ रहा है। क्या कोई डेफिनेशन है स्मार्ट सिटी की? नहीं, देयर इज नो एब्सोल्यूट डेफिनेशन। याद रखेगा, द टर्म ओरिजिनेटेड अमंग द वेस्टर्न प्लानर टू डिस्क्राइब अ सिटी विच यूजेज इंटरनेट ऑफ द थिंग्स डाटा टू ऑप्टिमाइज इट्स सर्विस। ये है वेस्टर्न के अकॉर्डिंगली, अगर हम ये देखेंगे तो ये इसका डेफिनेशन है, जहाँ पर सबसे ज़्यादा इंटरनेट ऑफ थिंग्स का इस्तेमाल हो, मतलब एडवांस हो, सारी टेक्नोलॉजी बहुत एडवांस हो, उसको यूज़ कर रहे हो सर्विस प्रोवाइड करने के लिए, तो हम उसको स्मार्ट सिटी का डेफिनेशन दे सकते हैं। मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स के लिए जिम्मेदार है कि कैसे किसी काम को इम्प्लीमेंट करना है। 8 फीचर्स उन्होंने बना रखे हैं। हर जगह पर सैनिटेशन का ध्यान रखना, इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ को शुरू करना, स्किल डेवलपमेंट का काम देना, क्वालिटी ऑफ लाइफ को अच्छा बनाना, ये सब अभी हमारे 8 फीचर्स में से एक हैं जिनको कि हम स्मार्ट सिटी में इम्प्लीमेंट करना चाहते हैं। हेल्थ इज़ नॉट एक्नॉलेज्ड एज द सबस्ट्रैक्ट ऑफ द प्रोडक्टिविटी, ठीक है। वी कैन ओनली होप द पेंडेमिक ड्राइव्स
द पॉइंट होम द मिशन पाइवोट टू हेल्थ। अभी जब से वायरस आया तब से देखिए सारी के सारी परतें एक के बाद एक खुलती जा रही हैं कि हमने जो अचीवमेंट अभी तक किए हैं वो हमारे कितना काम आ रहा है। नो डाउट बहुत सारी पॉजिटिव चीज़ें भी हैं इस दौरान में, लेकिन जो चैलेंजेस हैं और क्या क्या लूप होल्स हैं उस पर हमें फोकस करने की ज़रूरत है। फिर से देख लीजिए आंसर राइटिंग के क्वेश्चंस ज़रूर ट्राई कीजिएगा। अब आपको आई होप समझ में आ जाएगा कैसे लिखना है इन क्वेश्चंस को। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन देख लेते हैं। दीपसांग वैली, सक्षम वैली, पोंगोंग शो लेक, क्या ये लद्दाख यूनियन टेरिटरी में सिचुएटेड है? सही आंसर बताइएगा। इंडिया ऑब्जर्वेटरी सिचुएटेड इन हैदराबाद, हैदराबाद में है ये। ये गोल्डीलॉक्स जोन की तरह काम करता है, फाउंड इन यूनिवर्स। कोविड-19 से जुड़ा हुआ है। स्मार्ट सिटी मिशन वॉज स्टार्टेड विद द प्राइमरी ऑब्जेक्टिव टू प्रोवाइड इंटरनेट फैसिलिटी टू एवरी हाउस होल्ड इन अर्बन एरिया, और इट डज नॉट फोकस ऑन डिक्रीजिंग पोल्यूशन इन सिटीज़। ये सिटी में पोल्यूशन को रिड्यूस करने पर फोकस नहीं करता। जब आप स्लाइड को ध्यान से देखेंगे तो इसका आंसर आपको मिल जाएगा स्लाइड में। फोर्थ क्वेश्चन है, माइग्रेशन कमीशन महाराष्ट्र ने एस्टैब्लिश किया है, कालिया स्कीम तेलंगाना का है, बताइएगा सही आंसर। पांचवा है, ड्यूरन लाइन मेक्स बाउंड्री बिटवीन द इंडिया एंड अफगानिस्तान, ताफूज मूवमेंट कहाँ पर है? बलूचिस्तान एरिया ऑफ द पाकिस्तान, बताइएगा सही आंसर इसका। प्रीवियस डे के आंसर देख लेते हैं। डिस्प्यूटेड एरिया आपसे पूछा गया था, इसका सही आंसर क्या होगा? अरुणाचल प्रदेश में काफ़ी डिस्प्यूट है और सिक्किम वाले रीजन में काफ़ी डिस्प्यूट है, तो 1 और 3 इसका राइट आंसर है, दैट इज आंसर इज बी। उत्तराखंड में कोई ऐसा डिस्प्यूट नहीं है और यूपी में नहीं है क्योंकि वहाँ बॉर्डर नहीं मिल रहा। दूसरा, हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर से क्वेश्चन पूछा गया था, पहला वाला गलत है क्योंकि हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर सेकेंडरी टर्शरी के लिए नहीं है, प्राइमरी के लिए है ये। और दूसरा वाला है कि फर्स्ट कॉन्टैक्ट बिटवीन द कम्युनिटी एंड द हेल्थ केयर सिस्टम, ये बिल्कुल सही है, इसका आंसर भी होगा बी, याद रखिएगा। दूसरा क्वेश्चन था, डीएनए वायरस से स्प्रेड होता है कोरोना वायरस? बिल्कुल नहीं, हमने डिस्कस किया था एक दिन, आरएनए है इसका सही आंसर, याद रखिएगा। ये क्वेश्चन प्रीलिम्स में बन सकता है। इट्स ट्रांसमिटिंग रेट इज लोअर देन द इन्फ्लुएंजा वायरस, बिल्कुल नहीं। आप देख रहे हैं सिचुएशन क्या है, बहुत तेजी से फैल रहा है ये, तो इसका आंसर होगा डी, दोनों गलत हैं। चौथा क्वेश्चन पूछा गया था, लॉन्गेस्ट बाउंड्री बिटवीन इंडिया एंड चाइना इज अरुणाचल प्रदेश, बिल्कुल नहीं। 1300 कुछ किलोमीटर है यहाँ पर अरुणाचल प्रदेश में, जो कि इससे ज़्यादा है लद्दाख में, तो लद्दाख होगा इसका सही आंसर यहाँ पे। और ये जो सेकंड है तवांग मोनेस्ट्री, ये अरुणाचल प्रदेश में, तो बेसिकली इसको क्रिस क्रॉस कर दिया गया है, ये याद रखिएगा। तो यहाँ पे भी आंसर होगा डी, दोनों गलत है। पांचवा क्वेश्चन था एनजीओ से जुड़ा हुआ, इसमें पहला वाला भी गलत है, और क्योंकि एनजीओ कैन गेट कंट्रीब्यूशन फ्रॉम नेशनल गवर्नमेंट, कॉमन मैन बट नॉट कॉर्पोरेट, ऐसा नहीं है, कोई ऐसा स्पेसिफिक नहीं कि कॉर्पोरेट से नहीं ले सकती। इंटरनेशनल फंडिंग ऑफ एनजीओ इज रेगुलेटेड बाय एफसीआरए, ये बिल्कुल सही स्टेटमेंट है। एफसीआरए वॉज इनएक्टेड इन 2004 विच इज़ रॉन्ग, 2010, तो इसका सही आंसर क्या होगा? बी, ओनली 2। आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच, कीप स्टडिंग, लाइक करें, कमेंट करें, थैंक यू सो मच, कीप स्टडिंग, कल फिर मिलते हैं।